100 के केसेज में 164 का जो बयान होता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है और कोर्ट भी उसी पर जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी आसानी से नहीं लिखती है। यहाँ तो कैंसिलेशन रिपोर्ट और फाइल करने से सारा कुछ ही सीन बदल जाता है। इसी तरीके से दूसरे केसेज में भी जहाँ चार्जशीट फाइल की गई है वहाँ भी नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस हैं, बावजूद इसके अरेस्ट नहीं हुआ। अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ कहा है कि इस तरह के मामलों में जिनमें 7 साल से कम की सजा हो तुरंत गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, यानी इन्वेस्टिगेशन किया जाए और अभियुक्त पर निगाह रखी जाए और साथ ही उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, उसको शर्तें लगाई जा सकती हैं, लेकिन उसकी फौरन गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने तमाम कोशिशों के बावजूद शुरू में पहलवानों की एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। हालांकि तब भी 7 पहलवानों ने यौन शोषण के इल्जाम लगाए थे, जिनमें एक तो नाबालिग थी, मगर तब दिल्ली पुलिस ने शिकायत की जांच करना तो दूर एफआईआर तक लिखने से साफ इनकार कर दिया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब कहीं जाकर 28 अप्रैल को मजबूरन दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। हालांकि कानून के जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट को भी एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए दिल्ली पुलिस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को पूरे मामले की जांच खुद की निगरानी में करवानी चाहिए थी, क्योंकि एफआईआर दर्ज न कर दिल्ली पुलिस की मंशा और नीयत पहले ही सामने आ चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने भी इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जिस तरह दिल्ली पुलिस पीड़ितों से ही ऑडियो और वीडियो की शक्ल में सबूत मांग रही है, उससे पुलिस की मंशा पर शक होता है। जस्टिस लुकर का कहना था कि यौन उत्पीड़न या यौन शोषण का मामला बंद दरवाजे के पीछे होता है। पहलवानों ने जो इल्जाम लगाए हैं वो वीडियो की शक्ल में ऐसे एविडेंस कहां से लाएंगे। इस मामले में पीड़िता ने लिखित में अपनी शिकायत दे रखी है, जिसमें सारी बातों का जिक्र है। फिर दिल्ली पुलिस किस तरह की जांच चाहती है? इस केस में उल्टे पीड़िता को ये साबित करने के लिए कहा जा रहा है जो उसने इल्जाम लगाए। जस्टिस लोकुर के मुताबिक ये भी एक तरह का उत्पीड़न है। सुप्रीम कोर्ट और तमाम अदालतों का इस बात पर बहुत सख्त रुख रहा है। ये पीड़िता की गरिमा के साथ खिलवाड़ जैसा है। जस्टिस लोकुर ने तो यहाँ तक कहा कि दिल्ली पुलिस की जांच आरोपी को निर्दोष और पीड़ितों को दोषी साबित करने की दिशा में चल रही है। जस्टिस लोकुर का कहना है कि पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई भी सवाल खड़े करती है। जो लोग पीड़ित थे और जंतर मंतर पर अपना दर्द बयान कर रहे थे, उन्हीं को धारा 144 के तहत अपराधी बना दिया गया। फिर कहा गया कि अब आप जंतर मंतर पर ही नहीं बैठ सकते। ऐसे में वो कहां जाएंगे, किससे अपनी बात कहेंगे? कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस ने पहले दिन से ही कुश्ती का ये पूरा अखाड़ा एक तरफा बना दिया था, वरना अगर फैसला अखाड़े में ही होता तो शर्तिया अपने देश के तमाम होनहार पहलवान इन्हें कब का चित कर डालते। मगर अफसोस कुश्ती पहलवानों के अखाड़े में नहीं बल्कि राजनीति के अखाड़े में हो रही थी। बस इसीलिए तमाम काबिलियत और कोशिशों के बावजूद कोई भी पहलवान बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह को अब तक हरा नहीं पाया। पहलवानों की छोड़िए, फिलहाल तो दिल्ली पुलिस और कानून भी इनके आगे घुटने टेकते नजर आ रही है। वरना जरा सोचिए, निर्भया के बाद जिस पॉक्सो एक्ट की सख्ती का देश भर में ढिंढोरा पीटा गया, उसी पॉक्सो में नामजद होने के बावजूद 1.5 महीने तक दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार तक नहीं किया। इसी बृजभूषण की जगह कोई आम शख्स पॉक्सो के लपेटे में आता तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले ही उसे उठा चुकी होती। मगर यहाँ मामला एक ऐसे नेता और सांसद का था जो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए अपनी ही सीट नहीं जितवाते बल्कि आसपास की 4-5 लोकसभा सीटों पर भी असर डलवाते हैं। उनके इसी चुनावी असर की वजह से ही फिलहाल दिल्ली पुलिस बेअसर नजर आ रही है। वैसे ये कहानी शुरू हुई थी इसी साल 18 जनवरी को। देश के कई नामचीन पहलवान अचानक जंतर मंतर पहुंचते हैं और वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तब भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह पर कई इल्जाम लगाते हैं। इनमें पहलवानों का यौन शोषण, तानाशाही, गालियां देना, मानसिक रूप से परेशान करना और आवाज उठाने पर
धमकियां जैसी बातें शामिल थी। मगर इनमें सबसे सनसनीखेज इल्जाम ये था कि बृजभूषण शरण सिंह और उनके चहेते कई कोचों ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है। नामचीन पहलवान विनेश फोगाट ने ये तक कहा कि वो 10-12 ऐसी खिलाड़ियों को जानती है जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ। हालांकि सबूतों के सवाल पर तब उन्होंने कहा था कि जब कोर्ट कहेगा तब वो अदालत के सामने सबूत पेश कर देगी। पहलवानों का यह भी दावा था कि जिनके यौन शोषण हुए उनमें एक नाबालिग है। इस हिसाब से एक मामला सीधे सीधे पॉक्सो एक्ट का बन जाता है, वो पॉक्सो एक्ट जिसमें जमानत ही नहीं। लेकिन पहलवानों के तमाम इल्जामों के बावजूद दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, एफआईआर तक दर्ज नहीं की। जाहिर मामला बीजेपी के एक सांसद का था, लिहाजा लाचार दिल्ली पुलिस भी ऊपर से अपने आकाओं के इशारे का इंतजार कर रही थी। आखिरकार दिल्ली पुलिस से मायूस होकर पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया और दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ही मजबूरन दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की। पहली एफआईआर नाबालिग की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई, वो भी नामजद यानी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। जबकि दूसरी एफआईआर बाकी अलग अलग धाराओं में दर्ज की गई, जिनमें यौन शोषण की धाराएं भी शामिल हैं। पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद हर एक को लगा कि बृजभूषण अब कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। पॉक्सो एक्ट के मामले में अक्सर पुलिस का रवैया यही होता है, वो आरोपी को नाबालिग के बयान के बाद तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर एफआईआर दर्ज करने के बाद भी बृजभूषण आजाद घूमते रहे और इसी वजह से ये सवाल उठने लगे कि क्या पॉक्सो एक्ट कमजोरों के लिए अलग और ताकतवर लोगों के लिए अलग है। देश को खौला देने वाले 2012 के निर्भया कांड के बाद देश में रेप और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर जबरदस्त गुस्सा था। उस गुस्से को देखते हुए सरकार ने भी बहुत सारे नए नियम कानून बनाए थे, खासकर नाबालिग लड़कियों के साथ होने वाले यौन शोषण को लेकर, और तभी पॉक्सो एक्ट का नाम सामने आया था। कहा गया था कि यौन शोषण का शिकार अगर कोई नाबालिग पुलिस को अपना बयान देती है या रिपोर्ट दिखाती है तो फौरन आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते ही आरोपी को गिरफ्तार भी किया। मगर उन सैकड़ों मामलों से हटकर ये इकलौता मामला है जिसमें पीड़िता की शिकायत के बावजूद दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से पहले तो एफआईआर ही दर्ज नहीं की, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसे हड़काया तब कहीं जाकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन गिरफ्तारी का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। कनु शारदा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।